बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इलेक्शन स्पेशल और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगे वो जिनके तज्ज़िये आपके जज्बात की अक्कासी करते हैं, वन एंड ओनली इसार राना साहब। तो नाज़रीन, आज के इलेक्शन स्पेशल में बात होगी कि पोस्ट इलेक्शंस पर और बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। कौन पंजाब में हुकूमत बनाएगा, कौन वफाक में हुकूमत बनाएगा, कौन होगा वज़ीर आला, कौन होगा वज़ीर आला पंजाब। और सबसे बढ़कर इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में इतना डिले क्यों आया, अभी तक जो है वो रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हो सके और हतमी नताइज सामने नहीं आए हैं। इसके साथ साथ बात होगी कि इलेक्शन कमीशन का आखिर इस सब में रोल क्या रहा, और उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसार साहब, वोट डाला आपने? ये देखो, जिसको वोट डाला क्या वो जीता? देखो जो वोट होता है ना, वो चिड़िया के चोंच में वो पानी का कतरा होता है। जैसे हज़रत इब्राहिम को जब कुएं में फेंक दिया था तो एक चिड़िया ला रही थी, फाख्ता थी, तो किसी ने कहा कि तू इतना सा पानी लाती है, इससे वो आग तो नहीं बुझेगी। उसने कहा मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। तो वो फाख्ता की चोंच में पानी का एक कतरा होता है, लेकिन ये कतरा अगर हज़ारों फाख्ताएँ, लाखों फाख्ताएँ इकट्ठी हो जाएं तो एक दरिया बन जाता है और बहा के ले जाता है सबको। तो वोट डालना चाहिए, अपनी राय का इजहार करना चाहिए, खड़े होना चाहिए अपने नज़रियात के साथ। किसी भी मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो इस्तेकाम लेकर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतना अदम इस्तेकाम क्यों? बड़ी बदकिस्मती है कि ये इट वाज द बेस्ट मोमेंट कि जो हम अपने ज़ख्मों की हीलिंग कर सकते थे। 8 फरवरी को अगर हम, ये एक इतना सुनहरी मौका था हमारे पास कि ये तमाम जितनी पोलराइजेशन है ये ख़त्म हो सकती थी, जितनी ये अदम इस्तेकाम है ख़त्म हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने, जो पहले दिन से पार्टी है, वो उसने पीटीआई के ख़िलाफ़ क्या नहीं किया। मैं पीटीआई के हक़ में नहीं खड़ा, मैं तो ये सवाल करता हूँ कि भाई तुमने पीटीआई को कर दिया, कर दें, लेकिन ये फार्मूला सब पे भी अप्लाई करते। जिस तरह इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट रोके गए, जिस तरह फिर अब देख लो ना, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरियम, अता तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी, सबकी चैलेंज हो गए। और अगर ईमानदारी से डब्बे खुल गए, 45 फार्म को और 47 फार्म का मुआवजा हुआ, तो ये बड़े बड़े जो पहलवान हैं ना, ये आउट हैं इलेक्शन से। नवाज शरीफ साहब के पल्ले तो कख नहीं रहता। मानसेरा से तो हार गए हैं, लाहौर से भी वो हार चुके हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये सिस्टम कभी ऐसा नहीं होने देगा। इलेक्शन कमीशन ने उस दिन बड़ा बदतरीन रोल अदा किया, अभी तक रिज़ल्ट जो हैं वो नहीं आ सके। और एक चीज़ और, मैं अपने चीफ जस्टिस साहब से, काजी साहब से दस्तबदस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर तो आपको बहुत सारे कीड़े नज़र आए और कि ये खिलाफ ज़ाब्ता हुआ, ये खिलाफ ज़ाब्ता हुआ, तो उन्हें पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के अंदर जो कीड़े हैं, बल्कि अजदहे हैं, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे। आपने एक पार्टी से उसका हक छीन लिया और छीनने के बाद आपने उस पार्टी से बल्ला भी छीन लिया, उसे सब कुछ छीन लिया। तो इस इंतखाबात में जो कुछ भी धांधले हुए हैं, क्या हमारे चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आ रहे? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो इस पे एक्शन लें? एक और बात बड़ी गौर तलब है इसार साहब के EMS सिस्टम का बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा था कि वो कोई उसका लिंक इंटरनेट से नहीं है, बल्कि वो तो एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर इंटरनेट बंद भी हो जाता है, अव्वल तो बंद होना नहीं चाहिए था, अगर हो जाता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ा और इतना डिले कि अभी तक जो है वो रिजल्ट्स नहीं आए। मतलब कैसे हो रहा है? एक तो ये बात ना कहनी कि जी चूँकि इंटरनेट हमने इसलिए बंद किया था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने पाक आर्मी को, रेंजर्स को, पुलिस को तलब किया, 6 अरब रुपए उन पे लगाए, तो फिर आप उन्हें ना बुलाते, सिर्फ ये बंद कर देते। अगर आपके इंटरनेट ने ही अमन अमान बरकरार रखना था, आपने तो पहले लम्हे ही कौम को ये बता दिया कि हमने इंटरनेट बंद करके धांधली का आगाज़ कर दिया।
ताकि वोटिंग रेशो कम हो जाए, ताकि लोगों को जल्दी एक्सेस ना मिल सके इंफॉर्मेशन की, ताकि लोग जो कुछ देख रहे हैं वो जल्दी आगे ना पहुंचा सकें, रिजल्ट जो है वो स्लो हो सकें, वो सारा कर दिया आपने। फिर अब जो सबसे बड़ा भयानक मरहला आ रहा है वो है इंसानी ज़मीर की खरीदो फरोख्त का। ऐसा ही है। आसिफ अली जरदारी साहब मैदान में आ चुके हैं। सिंध हाउस में जिस तरह इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में ज़मीर खरीदे गए और गधे घोड़े खरीदे गए, अब फिर वो मैदान में। आज़ाद उम्मीदवार जो 10-15 करोड़ रुपए खर्च करके आया है, अगर उसे 30-40-50 करोड़ रुपए मिलेंगे तो क्यों नहीं जाएगा? तो क्या हमारे चीफ जस्टिस साहब और इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि आज़ाद अरकान को ख़रीदा जाएगा? क्या उन्हें पाकिस्तान के माजी का नहीं पता जब आपने रेवड़ के रेवड़ जो हैं भर लिए? तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तो 8 फरवरी एक दिन था कि अगर हम उस दिन गैर जानिबदार शफाफ इंतखाबात करा देते तो ये जितनी पोलराइजेशन है ये ख़त्म हो जाती, ये जितने तसादुम की फ़िज़ा है ये ख़त्म हो जाती। लेकिन मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं साबित किया कि वो नाअहल हैं, उन्होंने साबित किया कि वो बददियानत हैं। उन्होंने ये साबित किया कि वो एक पार्टी है, और आज उनके इन अमल का नतीजा ये है कि लोग सड़कों के ऊपर हैं और पाकिस्तान जिसको इलेक्शन के बाद इस्तेकाम मिलना चाहिए था वहीं खड़ा है। इलेक्शन की शफाफियत पर अगर बात की जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस पर खदशात का इज़हार करें, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पर गैर मुल्की जो मुबस्सरीन थे उन्होंने भी बड़े अपने खदशात का इज़हार किया है कि जो इलेक्शन वो उनका रिज़ल्ट फेयर और फ्री नहीं था। देखो, अमरीकी कांग्रेस, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ये सब चीख रहे हैं कि पाकिस्तान में बेज़ाब्तगियाँ हुई। मैं तो आज पढ़ के हैरान हो गया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन पे ये प्रेशर है कि आप पाकिस्तान के इंतखाबात को मानने से इनकार कर दें। डेविड कैमरॉन ने, जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उन्होंने कहा, क्या वो हमारे लिए अलार्मिंग नहीं है? जो यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुए और बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और तहकीकात इनकी होनी चाहिए, तो क्या ये हमारे लिए अलार्मिंग नहीं है? या हमने दुनिया को, पाकिस्तानी अवाम को तो हमने ये कह दिया कि हम मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, क्या हम दुनिया को भी ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैंडेट का एहतराम नहीं होता? क्या हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें दुनिया भर की परवाह नहीं है, हम सिर्फ वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा? तो ये बड़ी अफसोसनाक है। इस पे हमारे जो लोग बैठे हैं उन्हें इस बात का गौर करना चाहिए। एक बात और इसार साहब के, ना सिर्फ गैर मुल्की मुबस्सरीन या मीडिया बल्कि अमेरिका खुद और बरतानिया भी, उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया है मैं यही कह रहा हूं कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज दे रहे? हमारा इलेक्शन कमीशन ने पूरी दुनिया को क्या बताया है कि हम एक इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं करा सकते, या दुनिया को ये बताया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो का नारा जो है सिर्फ वो नारा है, हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को रिएक्ट किया है ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। ऐसे ही है। मैं 1947 से लेके और आज तक के पाकिस्तानी जमहूरी अमल में अगर किसी दिन को रोशन दिन करार देता हूं तो वो 8 फरवरी है। अच्छा। जिसमें अवाम बाहर निकले, जिसमें अवाम ने बताया कि हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। रहा था इसार साहब कि शायद अवाम उस तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अवाम बड़ी तादाद में निकले हैं बाहर। अब आप अंदाजा करें कि एक जमात जिससे आपने निशान छीन लिया, उम्मीदवारों से कागजात छीन लिए, उनके तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा तक को उठा लिया, उनको इलेक्शन दफातर नहीं बनाने दिए, उनको प्रिजाइडिंग पोलिंग एजेंट नहीं बिठाने दिए। ये पीटीआई की सी टीम है, ये सी टीम थी। ऐसे है। और सी टीम को भी आपने हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि आप इमरान खान के हाथ बांध दें, पाँव बांध दें, आंखों पे पट्टियां बांध दें, उसको मार मार के अदमुआ करके रिंग में फेंक दें, फिर भी जीत जाएगा। वो जीत गया। उसने ये साबित कर दिया
कि ये जितने कब्जा ग्रुप हैं सियासत के, देखो ना, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान साहब, ठीक है, असफंदियार वली, ये सब 70+ हैं, ठीक है। इस वक्त में तो बंदा अपने अल्लाह को फेस करने की तैयारियां कर रहा होता है, कहता है मैं ऐसे कुछ काम करूं कि मैं अल्लाह के हजूर जाऊं तो मेरा सर फखर से बुलंद हो, मेरे गुनाह कुछ कम हो जाएं। आप इस उम्र में भी आप हकीकत को और फिर फखर की बात देखें, होना तो ये चाहिए था कि मियाँ साहब इस शिकस्त के बाद, जबकि उन्हें पता है कि लाहौर से भी वो हार गए, ठीक है, उन्हें पता है उनकी बेटी भी हार गई, होना ये चाहिए था कि वो इस शिकस्त के बाद अब बैग उठाते लंदन चले जाते। वो जनाब अली विनिंग स्पीच करने के लिए तशरीफ ले गए मॉडल टाउन। मीम्स देखी थी आपने जो फेसबुक जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप अंदाजा करें कि खुद फरेबी की इंतहा या खुद फरेबी की इंतहा या डिसग्रेस होने की इंतहा, आपको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि आपका पाकिस्तानी कौम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। जो लोग कहते थे कि इमरान खान पे कांटा लग गया है, कौम ने इन पे कांटा लगा दिया नवाज शरीफ जरदारी के ऊपर। और फिर ये ऐसे लोग हैं कि पाकिस्तानी सियासत के साथ कैंसर की तरह जुड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे इसका पीछा, इसकी जान नहीं छोड़ रहे, सिर्फ इसलिए कि इन्हें पता है कि इनकी सर्वाइवल इख्तिदार में है। नस्ल दर नस्ल जो है वो तो इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, वो तो बंद हो गई नस्ल दर नस्ल। पंजाब के अवाम ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये फैसला सुना दिया कि वो नवाज खानदान मुगलिया से बाहर निकल चुके हैं, खानदान शरीफिया से, ठीक है, या खानदान शुगलिया से, मुगलिया के मुकाबले में उनसे बाहर जा चुके हैं। उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को उनके घर से 113 से हरा दिया, मानसेरा से हरा दिया, जो अपनी तरफ से बहुत सेफेस्ट सीट लेके निकले थे, जो उनका घर है। और इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि वो दौड़ चले गए जब ये बेईमानी से, धांधली से, अब अंदर खाते अंधेरों में जाके पैर पकड़ने से और जोड़ तोड़ से रास्ते बना लेते थे। इन्हें अभी भी पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए, पाकिस्तान को नवाज दो नहीं, पाकिस्तान को माफ कर दो भाई, जिनका मैंडेट है। अब आप मुझे ये सवाल पूछें कि पाकिस्तान में इस्तेकाम कैसे आ सकता है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा आपकी भी पार्टिसिपेशन रहे, आप भी मेरे साथ शरीक रहें। बताइए क्या लगता है आपको, किस तरह से पाकिस्तान में इस्तेकाम रह सकता है, क्या होना चाहिए? जो लोग जीते आप उनको उनका हक दे दें, जहाँ बेईमानियाँ हुई हैं अदालतें फेयर फैसले दे दें, ठीक है, बड़ा दिल कर लें, बड़ा गुर्दे कर लें, अपने आप को जरा बड़ा कर लें, शिकस्त को तस्लीम कर लें, जो जीते हैं उनको कहें कि आपको मैंडेट मिला, आप आगे आए, ठीक है ना। मियाँ साहब जरदारी साहब यार को थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा करें ना, आप जो कुछ अब कर रहे हैं उससे अवामी नफरत और बढ़ रही है आप में, कि यार ये हारने के बावजूद भी इस सिस्टम की जान छोड़ने को तैयार नहीं। तमाम स्टेक होल्डर, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, फजलुर रहमान, ANP, VNP, TNP, CNP, फिर वो ही इकट्ठे हो गए जो अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। ऐसे ही है। वो बिलावल भुट्टो जो कह रहा था अब नवाज शरीफ के साथ नहीं मैं बैठूंगा, अपने अब्बा के साथ पकड़ के भागे भागे जाके मुलाकातें शुरू कर दी। तो कौम को आप बेवकूफ, इन तुम्हारे इन झूठे ड्रामों की वजह से तो कौम ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। और क्या हुआ है इसार साहब, इलेक्शन से पहले भी नहीं और बल्कि इलेक्शन वाले दिन पे जब मियाँ नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट किया तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा खुदा का वास्ता है कि मखलूक की हुकूमत की बात ना करें और इस तरह की बातें ना करें। तो अब देखें अब फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया, वही बातें, वही दोस्तियाँ, वही डील। इलेक्शन मुकम्मल हुए हैं ना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत चुके थे अपनी तरफ से, और उन्हें तो ये था कि रियासत मेरे साथ है, पुलिस मेरे साथ, आरोज मेरे साथ, ताकतवर जो लोग हैं वो मेरे साथ, तो मैं तो जीता हूँ। फिर ये मॉडल टाउन इकट्ठे हुए विन जश्न मनाने के लिए, सब बड़े बड़े सोफों पे बैठे, हाँ बैठे, नहीं वो तो बाद में है, सोफों पे बैठे, हाँ। क्या अब नताइज हम देखेंगे, जब नताइज आने शुरू हुए इंडिपेंडेंट 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 इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद पता है क्या हुआ, मियाँ साहब और मरियम साहिबा ने अपना सामान उठाया और कोई बात किए बगैर, किसी से कुछ कहे बगैर वो पिछले दरवाजे से जाती उम्रा चले गए।
इतने बददिल हुए थे, वो डिसहार्ड हुए थे। जब वो वहाँ पहुँचे उसके बाद मियाँ साहब इतने डेस्परेट थे इतलात के मुताबिक कि वो कहते थे कि मैंने अब ये जो मेरे साथ हो गया, वो ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ अवाम ने तो हाथ किया है, लेकिन मेरे साथ मेहरबानों ने भी हाथ किया है। ठीक है ना, मेहरबानों ने उनकी असल फिर भी मेहरबान रहे। अगर अभी भी वो जिन हलकों में एतराज़ात इंडिपेंडेंट्स ने किए पीटीआई वालों ने, अगर वहाँ ईमानदारी से बक्से खुल जाएं, 45 फॉर्म को देख लिया जाए, तो इनकी सीटें 20-25 से कम ज़्यादा नहीं रहेंगी। कैसे खुलेंगे सार साहब? इतने घंटे इलेक्शन रिजल्ट्स रोके गए, अंदर खाते जो चल रहा था। हाँ, अब वो मैं जो मॉडल टाउन वाली बात, जब वो वहाँ चले गए और उसके बाद उन्होंने बड़े डेस्परेट हुए, बड़े सुना नाराज़ हुए, वो अपनी तंजीम पे भी नाराज़ हुए। फिर उन्होंने कई मेहरबानों के लिए भी कहा कि ये मेरे साथ बहुत बुरा किया गया है, और फिर वो उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो फिर उनका तय फैसला ये था कि अब मैं एक्टिवली फॉरवर्ड नहीं आऊँगा सियासत में, और मैं बस पीछे रहूँगा। लेकिन फिर उन्हें पुश किया गया, क्या आपने कल जाना है, साहब बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, नहीं, आपने जाना है, कल जाके तकरीर करनी है। अच्छा। विक्ट्री स्पीच देनी है, ठीक है ना। तो अब अगर मियाँ साहब इसी तरह चाबी वाले बाबा बने रहेंगे और इसी तरह खेलते रहेंगे, तो इज्जत सादात तो पहले ही चली गई है इस इलेक्शन के अंदर, रही सही भी ख़त्म हो जाएगी। इसी पे बात करते हैं सार साहब, हमें ज्वाइन किया दानियल अजीज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आप बात करें। दानियल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी भाई। मैं सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन लड़ा और आपने वालिद की जो रस्म है उसको जारी रखा, गिरफ्तार भी हुए, आपके अहले खाना को भी गिरफ्तार किया गया। तो आप तो मुस्लिम लीग का बड़ा पार्डन पार्शल हैं, तो एक इख्तलाफ के ऊपर आपके साथ ऐसा क्यों हो गया भाई? ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो अहम बात है वो इलेक्शन के हवाले से है। मेरे इलेक्शन में एक रात इलेक्शन से पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो तब्दील कर दिए गए, और वो बड़े अजीबोगरीब हालात के तहत तब्दील कर दिए गए। और वो जो एडीसी बिहार साहब थे जो पहले रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो इतना उनको मतलब प्रेशराइज किया था कि वो अस्पताल दाखिल हो गए, उनका जिस्मानी भी उनका जो है ना मतलब उनको तकलीफें दी गई हैं। और उनके आने के बाद 145 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रातों रात उन्होंने तैनाती बदल दी, और वो लिस्टें जहाँ से उनको आके हैं वो सारे। ये किसने बदली दानियाल साहब, कौन है इसके पीछे? जो नए रिटर्निंग ऑफिसर साहब आए थे, इसके पीछे कौन है जी? सारे पाकिस्तान मतलब ये सवाल आप नकीब साहब से पूछे ना, जो माशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने आए थे और उसके बजाय पुल बनाते रहे हैं डिफेंस के, ये उनसे तब्दील है। और आपने इलेक्शन से पहले किया था तमाम अपने जो इलेक्शन कमीशन को भी, सूबाई हुकूमत को भी, डीसीओ साहब को भी और डीपीओ साहब को भी, कि हमारे साथ ये तशद्दुद किया जा रहा है और आपके अपने एहलकार कर रहे हैं। तो जाहिर बात है जो खुद कर रहे थे नहीं, ठीक है, वो तो हमारे तक इतलात भी आ गई, हमने इस पर डिस्कस भी कर लिया दानियाल साहब। लेकिन ये कि आप, मेरा सवाल ये था कि आप तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, आपने उनके लिए बहुत काम किया है, तो अगर आपने किसी बात पे सियासी इख्तलाफ किया मरियम साहिबा से या किसी और से, तो उसके बाद इतना आपके खिलाफ एक्शन हुआ या इतना सीरियस लिया गया आपके सियासी इख्तलाफ को? मैंने आवाज़ उठाई थी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, और ये मैं पिछले 8-10 बरस से जैसे जैसे पाकिस्तान के मुआशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद माहिर मुआशियात हूँ, मेरी सारी डिग्रियाँ जो हैं वो इकोनॉमिक्स की हैं, और पिछले 25 साल से मैंने सिर्फ पाकिस्तान की मैशत पढ़ी है। तो मैं इनको बार बार बता रहा था कि जमातों की हालात ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहे, आप दौर सुलझाते जा रहे हैं, सिरा मिल ही नहीं रहा, और आपको नहीं समझ आ रही है कि प्रॉब्लम की ट्रेनिंग ही की हुई है, तो ये मामला बिगड़ते चले जाने हैं। तो जब ये 16 मार्च की हुकूमत हमारी आई, उस वक्त हालांकि मैं अस्पताल में था, उस वक्त वो मुझे पूछने आता था, मैं बाजू पकड़ पकड़ के कह रहा था कि खुदारा आवाम जो है जो तबाह हो गई है महंगाई के हाथों और बेरोजगारी के हाथों, उसका कुछ टिप्पणियाँ बना लें। ये दुरुस्त बात नहीं है कि आप जो जुमा लगा रहे हैं, मेरी पार्टी को क्यों तबाह किया जा रहा है। और ये इतने नाअहल थे और इतने इनके नॉलेज में कमी है, इतने अनप्रोफेशनल है
जिसकी जिम्मेदारी। दानियल साहब, ये जो रिजल्ट है इंतखाबात का, क्या ये आपकी नज़र में एक्सपेक्टेड था आपके लिए? और ये जो रिजल्ट आया ये क्या कह रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अब क्या बंद गली में नहीं चली गई, और जो पीछे वाला रास्ता है वो भी बंद नहीं हो गया? वो उनकी सारी सियासत जो है इस इंतखाबात में बह गई? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और जो कुछ इन्होंने हरकतें की है ना जी, बजाय तो नून लीग का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी से, लेकिन अभी आके इलेक्शन में जो माशाल्लाह इनके सेक्रेटरी उन्होंने जो कमालात किए हैं कि यहाँ पर हर शरीफ लोगों के घरों में पुलिस भेज के, ये पेट्रोल पंप जो मेरे सपोर्टर थे उनके सील करवा के, जिसके प्राइवेट अस्पताल थे उनके जाके इंक्वायरियाँ शुरू कर दी कि आपका लाइसेंस क्यों नहीं है और ये चीज़ यहाँ की पड़ी है वहाँ की पड़ी है। जब पूछते थे कि आप क्यों में तंग करें, वो कहते हैं दानियाल अजीज की सपोर्ट छोड़ें। और इसी तरह से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, बेशुमार लोग आज भी जो है ना, जो लोग हैं वो रिहा किए जा रहे हैं और उनका कोई कसूर ना, किसी मुकदमे भी नहीं उनको डाला और सिर्फ उनको यहाँ से गायब कर दिया। यानी इस तरह के पहले दिन से हमारे लाउड स्पीकर कुर्सियाँ जला दी गई, हमारी लाउड स्पीकर साहब वो किराए के होते हैं, वो बेचारे फिर आगे से किराए पे हमें दे ही कोई ना, क्योंकि वो पुलिस ले जाती जब्त कर लेती, हमें वापस नहीं करती और लाइटें उतार ली। जहाँ पर हमारा कॉर्नर मीटिंग होती थी वहाँ पर लोगों को जाके पुलिस की गाड़ियाँ भेज के भगवा देते थे कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको गिरफ्तार। ठीक है दानियल साहब, बस एक सवाल और बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब फिर एक पीडीएम पार्ट 2 चैप्टर 2 करना चाह रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इससे तो सियासी अदम इस्तेकाम मज़ीद बढ़ेगा? क्योंकि पीटीआई की जो सीट्स हैं 97 है और अभी 10-12 जो है उनको एक्सपेक्टेड है और मिलने की, तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो पीटीआई है। मैं तो कभी इस बात के हक में नहीं था कि जो सियासी इस्तेकाम है उससे किसी जादू की छड़ी की तरह जो है ना मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। अगर आपने मुआशी इस्तेकाम लाना है तो उसके लिए आपको प्लान चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पहले भी कहा है, अभी दोबारा कर रहा हूँ कि हमारी किसी भी सियासी जमात के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है जो कि इन हालात में से हमें निकाल सके। इनको ये डोर तो जाने को सिरा नहीं मिला, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ। और जब आप इस तरह के अनप्रोफेशनल अनट्रेन्ड लोग जिनको ये पता ही नहीं है, जिनका काम था महंगाई रोकना, जैसे एसएम खान साहब है, वो प्लानिंग के वजीर अगर होंगे तो ठीक। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात की दानियाल अजीज साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। आपको एक चीज़ बताऊं, दानियाल अजीज जो कह रहे हैं ना कि जिस तरह तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई, ये एक खाली दानियाल अजीज का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे हुआ। पीटीआई की भी टीम, बच्चों के ऊपर मुश्तमिल टीम, कौन जानता था गौहर साहब का कभी आपने नाम सुना था? आपने मरवत का नाम कभी आपने सुना था? ये जितने लोग आज पीटीआई को लीड कर रहे हैं, कभी आपने नाम सुना था? ये तो पीटीआई के अंदर 3 से 4थे दर्जे पे आते हैं और आज ये लोग तमाम तर वसाइल छीने जाने के बावजूद इन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शिकस्त फाश दी है। अगर इमरान खान खुद होता, बल्ले का निशान होता, लेवल प्लेइंग फील्ड होती, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जानी थी। और ये जो दानियाल अजीज कह रहे हैं, देखें आज भी लाहौर में एक जलसा हुआ, वो एहतजाज था आरओ ऑफिस के बाहर NA 119 का, तो वहाँ से जो उनके उम्मीदवार थे शहजाद फारूक साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और लोगों को भी किया गया। अगर उन्होंने लाइन आर्डर के को चैलेंज किया तो गिरफ्तार होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं इस इलेक्शन की आड़ में हमारे इदारों के खिलाफ, उनको भी एक दफ़ा ज़रूर कुचले जाना चाहिए। मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ। जो लोग इदारों के खिलाफ इस चक्कर में कैंपेन चला रहे उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, ठीक है। शहजाद फारूक गिरफ्तार, लेकिन अगर फिरदौस आशिक अवान पुलिस वाले को थप्पड़ मारे तो क्या ये इदारों पे हमला नहीं है? बिल्कुल। उसको क्यों नहीं आप गिरफ्तार करते? अब इस पे भी सार साहब फर्दर बात कर लेते हैं और इलेक्शंस के हवाले से भी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इलेक्शन स्पेशल। वेलकम बैक। तो बात हो रही है इलेक्शंस के हवाले से, कैसे रहे इलेक्शन। तो इसार साहब के अब आज़ाद उम्मीदवारों पे सारी गेम आ गई है, क्या लगता है आपको आज़ाद उम्मीदवारों की बोली लगेगी? कोई डील होने जा रही है? किसकी तरफ जाएंगे? कौन किसको अपनाने की बात कर रहा है? पीपल्स पार्टी कहती है आप हमारे साथ मिल जाएं, नून लीग कहती है हम इनको अपने साथ मिलाएंगे। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार? देखो, 2 चीज़ें, एक तो सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई के नहीं है। उनमें से जो आज़ाद उम्मीदवार
दो तीन चार ऐसे हैं जो नून लीग के थे, उन्हें टिकट नहीं मिली, वो उधर चले गए। कुछ पीपल्स पार्टी काफ लीग के थे। तो ये 4 5 6 लोग होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं आज़ाद। तो एक बात तय है कि ये वो उम्मीदवार हैं जो तमाम मसाइब और मुश्किलात झेल के फतह हासिल की जिन्होंने, और जिनके पीछे कोई दौलत नहीं थी, कोई वसाइल नहीं थे, रियासत नहीं थी। अगर कोई था तो सिर्फ इमरान खान था, और कोई था तो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले वोटर्स थे जिन्होंने इन्हें कामयाब किया। अगर ये लोग ज़मीर फरोशी करेंगे तो इनका, मेरा ख्याल है कि घर में रहना भी मुमकिन नहीं रहेगा। इनके ख़ानदान का, इनके फैमिलीज़ का, इन्होंने लोगों को फेस करना है, उस इलाके के लोगों को फेस करना है। तो ये इतना आसान नहीं है कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो ज़मीर फरोशी करके कहीं उधर या इधर चले जाएं। पीटीआई की आला क़यादत भी यही कहती है कि हमने इस दफ़ा कोशिश की है उन लोगों को टिकट देने की जो ज़मीर फरोशी ना करें, जो मुनहरिफ ना हो। देखो जो हालात थे ना, धोखा ना दें। बिस्मत, जो हालात थे उनमें तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये 10-12 लोग भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक कैंडिडेट को टिकट इलेक्शन के दिन से 2 दिन पहले अनाउंस किया गया, उसे कोई जानता भी नहीं था, और फिर वो 50,000 की उससे जीत गया। तो ये उन कैंडिडेट्स को भी पता है कि ये उनकी कोई अपनी खूबी नहीं थी, वो सिर्फ उनके नाम के साथ इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन जुड़ा हुआ था, तो अवाम ने उन्हें इज्जत और पजीराई दी। अगर वो ज़मीर फरोशी करेंगे तो जो उनको इज्जत और पजीराई दे रहे, फिर वो उन फेस भी करना पड़ेगा उन्हें। ये इतना आसान नहीं है। अब आ जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ, जिनकी 79 के करीब हैं। ये उनमें वो 15, 20, 25 सीटें भी हैं जो अभी कंट्रोवर्शियल हैं और जिनके फैसले अभी आने हैं, जिनके नताइज के ऊपर लोग अदालतों में जा चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मियाँ साहब को कोई ये कह रहा है कि मेरी बस में 5 सीटें खाली हैं, तो वो कहें बस की सीटें भी मुझे दे दो। ये जरदारी साहब को कोई कहना कि मेरे तांगे की 4 सीटें खाली हैं, तो वो कहे मेरे तांगे की सीटें भी मुझे दे दो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 41 साल से ये दोनों पाकिस्तान की सियासत के साथ यही खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह मांगे तांगे की जोड़ के, ताकतवरों से मिल के, उनके पैर गिट्टे पकड़ के आप हुकूमत बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टिका के फ़ायदे उठाते हैं। मेरा बच्चा भूखा रह जाता है, आपका बच्चा खरबोपति, एवन फील्ड बन जाती है, हुदैबिया पेपर मिल जाती है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में चीनी का बुहरान हमेशा पैदा होता है ना। चीनी के सबसे बड़ी मिलें नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की और जहांगीर तरीन साहब की हैं। तो ये लोग जो कौम को सस्ती चीनी नहीं अपने पल्ले से दे सकते, अपने पल्ले से तो छोड़ ही दो ना, अपना मार्जिन कम करके नहीं दे सकते, उन्होंने कौम को क्या फलाह देनी है। और मेरा ये सवाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से भी है कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कीड़े और बुराइयां नज़र आ गई, आपको ये ज़मीरों की खरीदो फरोख्त नज़र नहीं आ रही, आपको ये तोड़ जोड़, गैर जमहूरी तोड़ जोड़ नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा कि अक्सरियती पार्टी को साइडलाइन करके इन छोटे छोटे कब्जा ग्रुपों को आगे लाया जा रहा है। जहांगीर तरीन की आपने बात करी है सार साहब, जहांगीर तरीन को आप कह रहे हैं कि उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिले हैं और उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया है। अब आखिरी के दिनों में कितना स्ट्रॉन्ग हल्का समझा जाता है उनका जो गढ़ है वो, उसके बावजूद वहाँ से इतनी बड़ी शिकस्त मिलना मुल्तान से, लोधरा से जहांगीर तरीन को, उसको कैसे देखते हैं? देखो सॉरी मतलब वो तो सोच भी नहीं सकते होंगे कि इतनी बड़ी शिकस्त। अवाम ने उन तमाम लोगों को जिन्होंने इमरान खान के साथ बेवफाई की उनका बदला दिया, या उन लोगों को जिन्होंने पीटीआई के लिए, मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक्सपायर सुगैस जो है शेलिंग की, और मरियम साहिबा कहती थी कि राना सनाउल्लाह साहब हकीम है जिन्हें पीटीआई का इलाज करने आता है, तो अब वो हकीम तो खुद बेड पे पड़ा हुआ है, अवाम ने उसका ऐसा इलाज कर दिया। ठीक है, जावेद लतीफ़ जो कहते थे कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पाकिस्तानी रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो घर बैठे में हार के। ठीक है, परवेज खटक जो कहते थे कि मैं KPK में पता नहीं तूफान मचा दूंगा, ठीक है, और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं इमरान खान की ऐप कर दूंगा, वो भी हार गए, उनके बेटे भी हार गए, दामाद भी हार गए। फजलुर रहमान जो कहते थे कि हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे तुम्हारे लिए, उनके लिए खुद जमीन तत्ता तवा बन गई।
ठीक है, वो भी हार गए। फिर उसके बाद आप आ जाएं जनाब अली ख्वाजा आसिफ। एक औरत ने ख्वाजा आसिफ को तिगनी का नाच नचा दिया, और जितने के जुल्म रवा रख सकते थे ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने रखे, और जिस तरह वो जीते। मैं ट्रांसमिशन कर रहा था सुबह 6 बजे तक, मैंने लाइव ट्रांसमिशन की। वो 40,000 वोटों से जीत रही थी, वो रेहाना डार हमने अनाउंस किया कि वो जीत रही थी, और उसके बाद ठीक है, और सुबह ये 11,000। लेकिन ये फतह ख्वाजा आसिफ के सियासी ताबूत में कील साबित होगी। रेहाना डार जीत जाती ना तो शायद ख्वाजा आसिफ साहब की कोई ग्रेस इज्जत बहाल रहती है। अब ये जीत के जितना वो सियालकोट के अंदर बदनाम हो रहे हैं ना, और वो रोज़ाना खातून जो हैं इन्हें रोज़ाना रगे देगी, रोज़ाना इनके ऊपर कीचड़ उछालेगी, इनके पास छुपने की जगह नहीं होगी। अच्छा, फिर आप आगे आ जाए, अमीर हैदर होती, वो यूं गए। वो क्या नाम था, महमूद खान, जिसने वो बेवफाई की, इमरान खान ने उन्हें वज़ीर आला बनाया और वो भाग गए, वो यूं गए, तो नामो निशान नहीं है उनका, कहीं नज़र नहीं आ रहे, गुलाम बलोर उड़ गए। सो अवाम ने नवाज शरीफ, आज NM-130 का आप सही नतीजा निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। ओन चौधरी, मरियम नवाज आप निकाल लें। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्हें ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए, ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। इन्हें सीखना चाहिए एक आदमी से जिसका नाम है यार, क्या नाम था, तो यहाँ से इन्हें सीखना चाहिए एक आदमी से, और उसका नाम है साद रफ़ीक। साद रफ़ीक को गो PTI ने हराया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत ने भी हराया, क्योंकि मरियम साद रफ़ीक को पसंद नहीं करती थी, ठीक है, और उन्होंने साद रफ़ीक की कोई मदद नहीं की। इस में लाहौर में फिरते रहे, साद रफ़ीक के हलके में एक दफ़ा मरियम नहीं गई, नवाज शरीफ नहीं गए, ठीक है। फिर उसके बाद, हालांकि साद रफ़ीक इन सबसे ज़्यादा काम करने वाले, वहाँ गरीब आबादियों में साद रफ़ीक का बहुत मेल जोल है, लेकिन साद रफ़ीक को इन्होंने हरवा दिया। साद रफ़ीक ने ग्रेस का, वक़ार का मुजाहरा किया, बाइज़्ज़त आदमी है, उसने मुबारकबाद दी, उसने शिकस्त तस्लीम की, ठीक है ना, बड़ेपन का मुजाहरा किया। ये कैसे लोग हैं? क्या नवाज शरीफ को नहीं पता 130 में वो बेईमानी से जीते? उन्हें नहीं पता मानसेरा से भी हार गए? लेकिन पहलवान देख लो कितने विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। ये तुम्हें लैपटॉप लेके देगा, नवाज शहबाज शरीफ से कह दिया लैपटॉप, हम फकीर हैं, भूखे हैं, हम लैपटॉप के बगैर मर जाएंगे। ये नौजवान, ये यूथ खाली यही है जिनको लैपटॉप की ज़रूरत है, इन्हें रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, इनको बाइज़्ज़त वसाइल की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम अपने बच्चों को दे देते हो। इनको तुमने लैपटॉप के पीछे, लैपटॉप पल्ले से ला रहे हो। किसी दिन ऐलान करें कि ये लैपटॉप शरीफ फैमिली की जानिब से हैं, हम अपने पल्ले से दे रहे, फिर मानूंगा। लैपटॉप दे रहे हो, कौमी खजाने से दे रहे हो, उसमें भी बड़े घपले हैं। जो आटा आपने सब्सिडी दी उसमें बड़े घपले हैं। जो हाल है सारसा पकड़िए, सारे मैं तो कहती हूँ पॉलिटिशियंस मिलकर, चाहे किसी भी पार्टी के ख्वाह, अगर सभी अपने अपने ज़ाती ख़जाने से कुछ ना कुछ दें तो शायद मुल्क का कुछ भला हो जाए, कोई ख़जाना जो है हमारा भर जाए। बिस्मा, अब सुबह से शाम तक काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, ठीक है, हम भी इसी तरह। हम अपने घर को बाइज़्ज़त चलाने के लिए कितनी मुश्किलात झेलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इस पाकिस्तान से मोहब्बत को निभाते हैं, पानी पीते हैं टैक्स देते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं टैक्स देते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं टैक्स देते हैं, सड़क पे चलते हैं टैक्स देते हैं, दूध खरीदते हैं टैक्स देते हैं, ब्रेड खरीदते हैं टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं ना, ठीक है। इस वतन से मोहब्बत का तकाजा यही है ना। आप कैसे रहनुमा हैं कि आप मुल्क की दौलत पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाके स्टील मिल बना लेते हैं, बड़े बड़े महल, सरे महल, एवन फील्ड बना लेते हैं, कारोबार बाहर कर लेते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पूछो उनके बेटे की या नवाज शरीफ साहब के बेटों की, तो कहते हैं मुझे उसका पता नहीं। तो फिर आपको इमरान खान की तो हर उसका पता है, घड़ी का भी पता है कि चोरी कर दी, फला का भी पता है, आपको अपने बच्चों का नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आए, आपको नहीं पता। ये 190 बिलियन डॉलर का जो केस चल रहा है इमरान खान पे, ये 190 बिलियन डॉलर हैं कौन से? राजा मलक रियाज ने ये 190 बिलियन किससे लिए? कौन सी ज़मीन थी? नवाज शरीफ साहब के वो क्या लगते हैं जिनसे वो पैसे लिए गए? उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो मैं ये कहता हूँ
अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में है, अपनी दौलत सारी बाहर से लेके आए, जो आपने स्विस बैंकों में, आपने स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में, इंग्लैंड के बैंकों में, दुबई में, सब जगह रखी हुई है ना। इसाक डार साहब के कितने प्लाजे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो ले आए पाकिस्तान, ला के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले, ताकि लोगों की गुर्बत दूर हो। जब पैसे कमाने की बारी आती है तो कमा के बाहर भेज देते हैं, यहाँ आके आप इंतखाब लड़ने लगते हैं। अच्छा इसार साहब, यहाँ पे एक बात और गौर तलब है कि पीटीआई की जो क़यादत अंडरग्राउंड थी पिछले दिनों और अभी भी है, उनके पास अब क्या ऑप्शंस हैं? वो बाहर आएंगे, अपने केसेस का सामना करेंगे, कैसे, मतलब क्या करना चाहिए उनको? मेरा ख्याल है वो जो मुझे लगता है कि कुछ अरसे में वो थोड़ी बहुत तो तब्दीली आएगी। और देखिए, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जिन्होंने इदारों पे हमला किया, हमारे शोधा, अजीम शोधा की बेहुरमती की, उनको तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, कत्तन माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये कि एक दफ़ा अब ये फैसला कर देना चाहिए हमें, लटकाने के बजाय जिन जिन लोगों ने जो 9 मई का हिस्सा हैं उन्हें आप सजाएं दें, और जिन जो नहीं है उन्हें छोड़ दें, ताकि वो आके अमली ज़िंदगी में अपना गुजार सकें। कई ख़वातीन हैं, उनके बच्चे बाहर उलते फिर रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि रियासत को अब फैसला कर लेना चाहिए कि 9 मई के जो मुलजिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया, उन्हें बहुत कड़ी सज़ा दें, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें तरह थोड़ा सा हाथ होला कर दें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें दोबारा से कि उसका रोल क्या है? 5 साल उनके पास होते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराना, एक ही उस इदारे का काम है, और वो अगर सही से नहीं कर सकते इतने सालों के बाद, वैसे ट्रेनिंग नहीं दे सकते लोगों को, और इतना डिले कि अभी तक रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उस तरह से लोग अभी रिज़ल्ट नहीं आ रहे, अगले 20 दिन अहम हैं, किस तरह से फैसले होंगे, किस तरह से पार्टियाँ जाएंगी? मुल्क की मईशत इस वक्त दाव पे लगी हुई। इलेक्शन कमीशन का अलमिया ये है कि इलेक्शन कमीशन फ्राम द वेरी फर्स्ट डे वो एक तासुब का शिकार है। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई के वज़रा ने भी कम नहीं की, इन्होंने भी उनके लिए जो बयानात दिए वो नहीं देने चाहिए थे। लेकिन अगर उन्होंने बयानात दिए तो इदारे आनाओं से बड़े होते। अस्सलाम वालेकुम जी। राना सुना है आपने क्या इलेक्शन लड़ा, आपके खिलाफ तो कोई मजालिम के पहाड़ी टूटने शुरू हो गए। मैं तो दास्तानें सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जैसे पूरी सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है एक खातून के खिलाफ खड़ी हो गई है। जी बस हैरत ही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत पुरानी सियासी जमात है, उसमें सियासी पुख्तगी का उन्हें मुजाहरा करना चाहिए है, और जो नताइज हैं, जो अवाम ने राय दी है और जो अवाम ने मैंडेट मुझे दिया है, उसे तस्लीम करना चाहिए और अपनी हार कबूल करनी चाहिए, ना कि ओछले हथकंडों से उनको ये बज़िद हो जाना चाहिए कि वो जीते हैं। अच्छा ठीक है, आपने भी तो वैसे कम नहीं ना की, आप भी तो इतनी पोली पोली मारती हैं अपने लफ्ज़ों की कि तकलीफ़ बंदे को बाद में जाके होती है कि यार ये कहा क्या था। आपने भी तो हाथ हौला नहीं रखा हुआ था ना अपने वक्त में। नहीं जी, बिल्कुल हाथ हौला ही रखा हुआ है। मैंने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की जो हक़ाइक़ पे मबनी ना हो। अच्छा, आप समझती हैं कि मियाँ साहब और जरदारी साहब अब इस पोजीशन में आ गए कि हुकूमत बना लें और बनानी चाहिए पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए? जी, अगर उन्हें लगता है कि ये और मैं ये जरदारी साहब से मुखातिब होकर कहूँगी क्योंकि वो काफ़ी समझ रखते हैं सियासत की, तो अगर उन्हें लगता है कि इसमें उनकी जमात का फ़ायदा होगा और वो डिलीवर भी कर सकेंगे तो उन्हें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मगर मेरा मानना है कि वो पहले भी ये तजर्बा कर चुके हैं। पीडीएम की जब इत्तेहाद हुआ तो उसमें वो इकट्ठे बैठे और उसके बाद हमने देखा कि जब वो इलेक्शन के अमल में आए कैसे उन्होंने कोशिश की अपने आप को उस हुकूमत के दौरान जो अहकामात लिए गए उससे दूर करने की। तो अब दोबारा अगर वो उनके साथ इल्हाक करेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो वो किस तरह अपने बयानिए को आगे लेके चलेंगे जो वो इलेक्शन में लेकर आए। अच्छा ये बताइए कि जो 17 माह की हुकूमत थी वो एक ऐसा अनवांटेड बच्चा है कि ना उसे पीपल्स पार्टी ऑन करती है ना मुस्लिम लीग नून ऑन करती है, तो फिर वही चैप्टर रिपीट होने जा रहा है।
वही लोग, वही इकट्ठे होकर, वही माहौल और वो सारा कुछ होगा। तो ये अत्तार के लोंडे से दवा लेने का सिलसिला जो जारी है पिछले कुछ 40-50 साल से, क्या ये कोई हल निकाल सकेगा पाकिस्तान के मसाइल का? नहीं, तो यही तो मेरा कहना है ना कि वो उस हुकूमत को उस पे किए गए जो सारे उनके ऑर्डर्स थे उनको वो कबूल करना नहीं चाहते, कोई जमात नहीं कबूल करना चाहती। तो अब उनको क्या लगता है कि दोबारा वो वही अमल इख्तियार करेंगे और उसके नताइज फर्क आएंगे? तो वी वुड बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक एंड नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर लेसन। तो इस वक्त जरूरी है कि हर सियासी जमात अपने माजी से कुछ सबक सीखे और दोबारा वही गलतियां ना करें, क्योंकि आप जब एक ही गलती दोबारा करते हैं तो उसका नताइज तब्दील नहीं होता, वही नताइज सामने आते हैं। और हम ये जो दायरा है इसी में हम फंसे रहे हैं इतने सालों से और इससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अच्छा, ये सिंध में पीपल्स पार्टी ने बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल की। हम एक अरसे से पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद कर रहे हैं कि सिंध के अवाम को उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन सिंध के अवाम ने तो भरपूर मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया। इसका मतलब है कि आपकी मेरी तनकीद जो थी वो हकीकत पे मबनी नहीं थी? नहीं जी, हमारी तनकीद हकीकत पर मबनी ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कराची में खुद जायजा लीजिए कि वो जो क्लेम्स करते हैं उन्होंने ये काम किया या वो किया, क्या सिंध में सबसे ज्यादा गो स्कूल्स नहीं है? ये सारे मुख्तलिफ जो अखबारात हैं उन्होंने रिपोर्ट्स की हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गो स्कूल्स इस वक्त सिंध के अंदर है। उसके बाद आपके सामने कहानियां आती रही कि वहाँ पर जो अस्पताल हैं या DHQs है या BHUs है, वहाँ पर रेबीज तक की दवाई नहीं होती, एंटी वेनम दवाई नहीं होती, बच्चे मर गए। एड्स का जो इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ वो सिंध में था, उसको वो हैंडल नहीं कर पाए। तो और आप कराची देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्या मतलब आपका फाइनेंशियल हब है। अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अब मुर्तज़ा वहाब साहब वहाँ के मेयर भी थे, हुकूमत भी उनकी थी, फिर भी वो डिलीवर ना कर पाए। थोड़ी सी बारिश होती है तो शहर डूब जाता है। वो तो ठीक है, जितनी बारिश होती है जितना पानी आता है वो बड़ा मशहूर मुहावरा है। लेकिन मेहरबानो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के अगर कुछ जोड़ तोड़ में कामयाब हो जाती है तो बिलावल भुट्टो एक अच्छे वज़ीर आज़म होंगे, आपको भी प्यार आएगा उन पे। जाहिर है कि आपके लिए भी वो एक बच्चे हैं और आपको अच्छा लगेगा कि सिंध से एक नोखेज़ वज़ीर आज़म मैदान में आ रहा है। जी देखिए, ये सिंध से या पंजाब से या पख्तूनख्वा से वज़ीर आज़म लाने की बात नहीं है। बात है कि अगर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है तो उनके पास अवाम का मैंडेट होना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि उस मैंडेट के बगैर क्या वो डिलीवर कर सकेंगे। क्योंकि इस वक्त आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है उसको बहुत सख्त और कठिन फैसले करने हैं। अब वो फैसले वही जमात कर सकती है कि जिस पर अवाम ने एतमाद किया है कि वो अवाम को उसी एतमाद के साथ आगे लेकर बढ़े। अगर कोई हुकूमत इस वक्त मुल्क के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत की जाएगी तो उनकी कोई उनका जवाब नहीं होगा, उनके पास मैंडेट नहीं होगा कि वो आवाम को एतमाद में लें और मुश्किल फैसले करें और आवाम उनका साथ दे। हम इतने नाजुक मोड़ पर खड़े हैं कि ज़रूरी ये है कि एक ऐसी हुकूमत आए जिसके पास मैंडेट भी हो, जो आवाम को भी करे, ताकि उनके मुश्किल फैसलों की वो तायीद करें। अच्छा, ये बताइए, साथ काम करें। ये बताइए कि आपके तो बहुत बड़े पैमाने पे वोट रिजेक्ट हुए, तो क्या हुआ? लोगों ने इतनी वो की कि आपके वोट ही रिजेक्ट कर दिए, हजारों की तादाद में रिजेक्ट हो गए? नहीं जी, यही तो हम कह रहे हैं और इसलिए मेरे ख्याल में कि एक तो वायलेशन ऑफ द लॉ है कि उन्होंने फॉर्म 49 इशू कर दिया, जबकि फॉर्म 47 आप जानते हैं जो इलेक्शन रूल 27 के तहत कुछ रूल्स है, आप फॉर्म 47 तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक कैंडिडेट या उसका कोई नुमाइंदा मौजूद ना हो वोट कंसोलिडेशन के वक्त। और हम ये रिक्वेस्ट लेकर मैं गई थी, एप्लीकेशन लेकर गई कि जी आप खुदारा आपने काउंटिंग में कोई गलती की है, आप उसको दुरुस्त कीजिए, मगर किसी ने मुझसे मुलाकात करने से कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं आपके? जी फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो 4100 है। फॉर्म 45 जो मेरे पास मुकम्मल तौर पे मौजूद है उसमें मैं 6000 वोट से जीत चुकी हूँ ये इलेक्शन, मगर फॉर्म 47 में कुछ और ही लिखा है। फॉर्म 47 में 16,555 वोट जो है वो उन्होंने रिजेक्ट किए हैं और उसमें मूसा गिलानी साहब को उन्होंने 6-7 हज़ार वोट की लीड दी है, मगर ये फॉर्म 45 से मैच नहीं करती। अच्छा ठीक है, जी कीजिए, बात कीजिए आप।
नहीं, तो मेरा मानना ये है कि अगर तो मेरे पास जो फॉर्म 45 है वो दुरुस्त है, उन पे सबके दस्तखत हुए हुए हैं। अगर उनके पास कोई फॉर्म 45 हैं जो इसके बरक्स कहते हैं तो उनको सामने लाए, उन्हें पब्लिक कीजिए, क्योंकि मैं तो फॉर्म 45 को पब्लिक कर चुकी हूँ। लोग खुद देख सकते हैं, लोग खुद अपना देख सकते हैं उनका वोट किधर क्या है, उसका जमा कर सकते हैं और उन सब खुद जायजा ले सकते हैं कि ये इलेक्शन कौन जीता है। अच्छा, ये 9 मई के केसेस में आपके वालिद मोहतरम और खान साहब की ज़मानतें हुई हैं, तो क्या कहीं कोई थोड़ा सा कोई बेहतरी के कोई इंडिकेशंस, कोई मुलाकातें, कोई छोटी मोटी डील के आप भी थोड़ा सा कुछ करें, हम भी करें, कुछ इस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं? जी मुझे तो मालूम नहीं, मैं मुल्तान में मसरूफ़ थी अपने फॉर्म 45 जमा करने में और ये कार्रवाई मुकम्मल करने में, और फिर बुकला से मैं रुजू भी कर रही थी। यकीनन उनको बेल मिली है, मगर वो बेल इस ग्राउंड पे मिली है कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। मैं वहाँ पर थी जब मेरे वालिद को रिमांड के लिए पेश किया गया रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पर सबने तस्लीम किया, जज साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ना आयोग की रिपोर्ट में मेरे वालिद का किरदार या कोई हवाला उनकी किसी स्पीच का आयोग की रिपोर्ट में दर्ज किया गया, ना ही उनका नाम इनिशियल FIR में था, ना ही उनका नाम चालान पे था। तो उनका तो कोई रोल बनता ही नहीं है 9 मई के वाकयात में। उन्हें शायद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था और मुझे उम्मीद है कि अब उस पर वो नजरसानी करेंगे, क्योंकि देखिए 9 मई एक सानिया था, हम सब ने उसकी मजम्मत की और करते हैं। हमने तो यहाँ तक भी कहा कि आप जरूर इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कौन ऐसे घिनौने हरकत के पीछे मुलव्विस था, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस। मगर 9 मई के नाम पर बेकसूर लोगों को इस तरह गिरफ्तार करना और एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जो है वो उस वाक़ये की भी तस्लील करना है। ठीक है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कर दिया जाता है और इमरान खान साहब को नहीं रिहा किया जाता, तो आप समझेंगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई को थोड़ा सा लोग शक की नज़र से देखेंगे? नहीं जी, किसी को इस वक्त शक नहीं करना चाहिए है। आपके सामने है कि किस तरह वो अपनी जमात के साथ डट के खड़े रहे हैं। उन्होंने सजाए मौत के मुकदमे का सामना भी किया है, वो कतराए नहीं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। वो हक और सच का साथ पहले भी दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सच ही बोला है। अगर हकायक कुछ और होते तो वो बयान कर देते, जो हकायक थे उन्होंने वो बयान किए, और उसकी अगर बिना पर उन्हें रिहाई मिलती है तो ये तो बहुत खुश आइन बात होगी। और मुझे उम्मीद यही होगी कि जितने हमारे कारकुनान इस वक्त जेल में हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, क्या आप तवक्को कर रही थी कि अवाम इस तरह बाहर निकलेंगे और आप लोगों को इतनी पजीराई मिलेगी? जी, अवाम निकली है ना अपना वोट डालने 8 फरवरी को। आप तवक्को कर रही थी इस तरह के न इस तरह की सूरत हाल की आपको तवक्को थी? हमें पूरा यकीन था, इसलिए हम इस महाज पर डटे रहे। हम जानते थे कि अवाम हमारे साथ है। आपके सामने है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रुखसत किया गया तो अवाम खुद किसी कॉल के बगैर, किसी लीडरशिप के वहाँ पे मौजूद हुए बगैर, अवाम पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकले, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनकी मुंतखब करदा हुकूमत है। उस हुकूमत के पास मैंडेट था। इतने साल सिलेक्टेड का बयानिया जरूर चलाया गया, मगर लोगों ने बाहर आके ओन किया उस हुकूमत को और बताया कि नहीं, ये हमारे मैंडेट के साथ आई है। और फिर इस नाइंसाफी के खिलाफ वो दोबारा 8 फरवरी को निकले और उन्होंने दोबारा एतमाद किया इमरान खान के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर। बहुत शुक्रिया मेहरबानो, हमसे बात कर रही थी। मेहरबानों की आपने गुफ्तगू सुनी। और ओवरऑल जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास या पूरी दुनिया में कहीं पे भी जमहूरियत का सबसे हुस्न ये है कि जो अवाम फ़ैसला करें उसे कबूल किया जाए। मियाँ नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हो, इमरान खान हो, फजलुर रहमान, कोई भी हो, उन्हें अवामी मैंडेट का एहतराम करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब भी अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया, पाकिस्तान को कोई उसका अच्छा तोहफ़ा नहीं मिला। और आर्मी चीफ साहब भी जो हमारे, उन्होंने कहा है कि असल बात तो यही है कि आप जब तक यकजहती से अपने इख्तलाफात भुला के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते, पाकिस्तान के मसाइल को छोटे मसाइल नहीं, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। इनमें अगर आप अपनी नाक से बाहर देखना नहीं चाहते और आप हर वक्त इक़्तिदार के साथ कैंसर की तरह चिपके रहना चाहते हैं, तो उससे पाकिस्तान को आज तक क्या मिला है?
खुदारा ये जो पाकिस्तान के एक्सपायरी डेट के करीब के लीडर हैं, उन्हें पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए। उनको अपने बच्चों का तो फ्यूचर नज़र आता है, बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा, मरियम वज़ीर आज़म बनेगी, जुनैद सफदर बनेंगे, या हमज़ा बनेंगे, या ईमल वली बनेंगे। जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इस कौम के बच्चे, आपके ही बच्चे, उन पे रहम खाएं। पाकिस्तान को इतना आलूदा ना करें, अपनी ख्वाहिशात के नज़र ना करें कि पाकिस्तान चूचू का मुरब्बा बन जाए। ये दुनिया, सारी दुनिया जो है ये पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर शोर कर रही है, आवाज़ उठा रही है। क्या अब हम इसी काबिल रह गए कि ना तो हम अपनी आवाम को मुतमईन कर सकें, ना पूरी दुनिया को कर सकें, क्योंकि हमने चंद ख़ानदानों को नवाजना है और उन्हें इस इक़्तिदार पर बिठाना है ताकि वो मज़ीद अमीर हो सकें। फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।